हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर न्यू टॉपिक जिसका नाम है कंसाइनमेंट। जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट? आप लोगों को कंसाइनमेंट के बारे में कितना पता है, पहले आप लोग बता दीजिए। आप लोगों को कंसाइनमेंट सुना है? कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन कंसाइनमेंट? क्या होता है? एनीवन नोज? नहीं पता तो नो लिख दो चैट में, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मैं बता दूंगा आपको। इज एनीवन अवेयर ऑफ दैट कि कंसाइनमेंट में किस प्रकार का बिजनेस किया जाता है? नहीं पता लिख दो चैट में, अगर नहीं पता तो पता है तो बता दो। एनीवन वांट्स टू ट्राई? नो, नहीं पता। सर आप ही बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। देखो कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स सी आई एम अ फर्नीचर मर्चेंट। मेरा काम है फर्नीचर बनाकर बेचना या फर्नीचर खरीद कर बेचना। मैं नागपुर में अच्छा वेल इस्टेब्लिश्ड हूँ। नागपुर में अच्छा बिजनेस मैंने इस्टेब्लिश कर रखा है, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा सेल हो रहा है। आई एम डूइंग गुड बिजनेस, आई एम डूइंग गुड बिजनेस। अब हुआ क्या कि राइट नाउ आई एम एट नागपुर। आई एम एट नागपुर। नागपुर में मैंने बढ़िया बिजनेस वगैरह सेट कर रखा है, बढ़िया धंधा हो रहा है, पैसा वगैरह आ रहा है, लोग खुश है, प्रॉफिट वॉफिट भी जनरेट कर रहा है। किसी ने आया मेरे को बोला, सर आपका फर्नीचर बहुत अच्छा A1 क्वालिटी का फर्नीचर है, डिज़ाइन वगैरह लेटेस्ट होता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, आप आपका बिजनेस एक्सपांड क्यों नहीं करते? आप नागपुर से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? नागपुर के बाहर दूसरे शहर है, आप आपका प्रोडक्ट वहां ले जाकर क्यों नहीं बेचते? नागपुर के बाहर भी बहुत सारे शहर है जहां आप ले जाकर आपका प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो आप सर अपना प्रोडक्ट नागपुर के बाहर निकाल कर क्यों नहीं बेचते? मैं बोला आइडिया अच्छा है। मैंने बोला आइडिया अच्छा है। तो मैंने बोला कहाँ, मैंने इवेलुएट किया कि कहाँ हमारे प्रोडक्ट का डिमांड आ सकता है, कहाँ हम बेच सकते हैं। तो नागपुर के पास ही एक और सिटी है जिसका नाम है गोंदिया। हमने क्या किया, गोंदिया मार्केट टैप किया। हमको लगा कि हम गोंदिया में भी प्रोडक्ट बेचना चाहिए, हमने गोंदिया में भी प्रोडक्ट बेचना चाहिए। मेरे को बताओ मेरा एस्टैब्लिशमेंट अभी कहाँ है? राइट नाउ वे आई एम एस्टैब्लिश्ड। मैं एस्टैब्लिश्ड नागपुर में हूँ कि गोंदिया में हूँ? राइट नाउ आई एम एस्टैब्लिश्ड इन नागपुर। राइट नाउ आई एम एस्टैब्लिश्ड इन नागपुर। अब नागपुर से बाहर निकल के मैं गोंदिया में मेरा प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो एक ऑप्शन क्या है कि मैं गोंदिया में मेरा खुद का आउटलेट डालूँ, मेरे खुद के एम्प्लॉयज़ रखूँ, और मैं मेरा खुद का मैनेजमेंट रख के यहाँ पे धंधा करूँ। बराबर है? प्रेमाइसेस खरीद लूँ या रेंट पे ले लूँ, जैसा भी मैं करना चाहूँ, तो एक और नया एस्टैब्लिशमेंट नई जगह पर मैं बना लूँ। बट आपको नहीं लगता खुद का प्रेमाइसेस लेना, खुद का मैनेजमेंट रखना, खुद का स्टाफ रखना, दैट्स टीडियस जॉब? चलो पैसा है भी मेरे पास, पैसा है भी मेरे पास, मैं लगा भी दूंगा पैसा, बट क्या वो मैनेज कर पाना, आपको क्या लगता है नागपुर में बैठे बैठे गोंदिया का धंधा मैनेज कर पाना मेरे लिए क्या इतना आसान रहेगा क्या? नागपुर में बैठे बैठे गोंदिया का धंधा मैनेज कर पाना, देखना वेदर द एम्प्लॉयज इज वर्किंग और नॉट, समय पे ऑफिस आ रहा है नहीं आ रहा है, काम बराबर कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं नहीं देख सकता। नागपुर में बैठे बैठे मैं कितना कर लूंगा? क्या मैं कंट्रोल रख पाऊंगा क्या वो? तो हम क्या करते हैं, रादर देन स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस, रादर देन स्टार्टिंग आवर, हमारा मेन इंटेंशन क्या है? बिजनेस शुरू करना मेन इंटेंशन है कि प्रोडक्ट दूसरे सिटी में भी सेल हो, ये हमारा मेन इंटेंशन है। भाई वी वांट टू सेल, वी वांट टू एक्सपांड आवर बिजनेस। हमको वहां जाके प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस सेट नहीं करना है, हमारे को हमारा प्रोडक्ट वो सिटी में बेचना है। अब अगर वो प्रोडक्ट वो सिटी में बेचना है, वो प्रोडक्ट अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हमको उस सिटी में बेचना है, तो भाई खुद का प्लांट, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का ऑफिस डेवलप करने से बेहतर देयर इज एन अनदर ऑप्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एजेंट अपॉइंट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एजेंट अपॉइंट कर लेंगे। ये जैसा ये एक एजेंट है, लेट्स से इसका नाम शंकर है। इसका नाम क्या है? शंकर। एक शंकर नाम का पर्सन लिया हमने, शंकर नाम का पर्सन हमने ढूंढा, हमने उसको एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया, हमने उसको एज एन एजेंट अपॉइंट कर लिया। मैं राइट नाउ यहाँ पे हूँ, मेरा नाम क्या है? कृष्णा। ठीक है, व्हाट्स माय नेम? तो कृष्णा, ठीक है। मैंने क्या किया, अब याले केस में मैंने क्या किया कि भाई शंकर को मैं क्या करूंगा, शंकर को मैं क्या करूंगा, अपॉइंट कर लिया वहां पे, एंड ही इज माय एजेंट, ही इज माय एजेंट, जिसको मैं गुड्स भेज दिया करूंगा, जिसको मैं क्या करूंगा, जो गुड्स है, गुड्स इसको मैं कंसाइन कर दूंगा, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। कंसाइनमेंट मतलब मैंने उसको गुड्स सेल किया है कि भेजे है? डिड आई सोल्ड द गुड्स और डिड आई
सेंड द गुड्स। मैंने उसको गुड्स बेचे हैं या भेजे हैं? मैंने उसको बेचे नहीं है, मैंने उसको गुड्स सेंड कर दिए। मैंने माल उठाया, मेरे गोडाउन से उठाया, मैंने बोला शंकर तू अपने गोडाउन में रख, बेचा नहीं। और उसको बोला तू ये माल बेचते रहना, ये माल तू बेचते रहना और मैं तेरे को कमीशन दूंगा। इस पे मैं तेरे को क्या दूंगा? कमीशन। मतलब ही विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, द एजेंट विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, एजेंट विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन। वेयर एज कृष्णा, कृष्णा को प्रिंसिपल बोलते हैं, कृष्णा को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कृष्णा को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल। वेयर एज द प्रिंसिपल विल गोइंग टू वर्क फॉर प्रॉफिट। क्या लगता है आपको प्रिंसिपल क्यों काम करेगा? मैं क्यों काम कर रहा हूं? आई विल वर्क फॉर प्रॉफिट। जितना भी धंधे में फायदा नुकसान होगा उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। आई विल वर्क फॉर प्रॉफिट, कृष्णा विल वर्क फॉर प्रॉफिट एंड द एजेंट द शंकर विल गोइंग टू वर्क फॉर, शंकर काम काय के लिए करेगा? शंकर विल वर्क फॉर कमीशन, शंकर विल वर्क फॉर कमीशन। जिसमें क्या किया? प्रिंसिपल यानी कृष्णा ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई किए, ही हैड नॉट सोल्ड द गुड्स, उसने सिर्फ गुड्स सप्लाई किए जो शंकर अपने गोडाउन में मेंटेन रखेगा। जब भी कोई कस्टमर आएगा वो उसको बेच देगा, जब भी कोई कस्टमर आएगा वो उसको गुड्स बेच देगा। अच्छा मेरे को बताओ, गुड्स बेचेगा शंकर तो कलेक्शन भी शंकर ही करेगा। पैसों का कलेक्शन कौन करने वाला है? शंकर। पैसों का कलेक्शन कौन करेंगे? शंकर। कलेक्शन वगैरह पे मैं आता हूं, बट यहां तक समझा क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई कृष्णा को, कृष्णा बीइंग अ प्रिंसिपल हु हैज एस्टैब्लिशमेंट इन द नागपुर वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन गोंदिया, rather than having its own infrastructure, rather than having its own incorporation business in Gondia, he started with an principal agent relationship with शंकर, जिसको उन्होंने गुड सप्लाई कर दिया और बोला तू कमीशन ले और माल बेच। वैसे भी अगर कृष्णा खुद का एस्टैब्लिशमेंट डालता तो उसको पूरा खर्चा लगता है, वो खर्चा इन द फॉर्म ऑफ कमीशन उसने शंकर को दे दिया। और शुरुआत में ये एडवाइजेबल भी है, आपको क्या पता आपका बिजनेस वहां चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे फर्नीचर की डिजाइन नागपुर वाले पसंद कर रहे हैं, गोंदिया वाले पसंद करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? गोंदिया में मेरे फर्नीचर का डिमांड आएगा नहीं आएगा इसका मेरे को शुरुआत में कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने एक एजेंट को रख लिया, खर्चा मेरा नहीं है, खर्चा उसका है। माल बिका तो कमीशन देना है, नहीं बिका तो कमीशन नहीं देना, माल तो मेरा ही है। माल के ऊपर में ओनरशिप किसकी रहेंगी? मेरा एक सिंपल सवाल का जवाब दो। हु विल बी द ओनर? जो माल शंकर के गोडाउन में पड़ा है, जो माल देखो ये शंकर के गोडाउन में जो बॉक्सेस पड़े हैं, ये माल के ऊपर में ओनरशिप किसकी? हु विल बी द ओनर फॉर दैट गोडाउन? हु विल बी द ओनर फॉर दैट स्टॉक? ये माल का ओनर कौन रहने वाला है? कृष्णा। प्रिंसिपल विल बी द ओनर। शंकर को हमने गुड्स बेचे नहीं थे, हमने गुड्स सप्लाई किए थे, इट वाज गुड्स सेंड, उसको हमने गुड्स बेचे नहीं थे। अच्छा इसको ना अकाउंटिंग की भाषा में ध्यान से सुन लो क्या बोला जाता है। ये जो है कृष्णा, इसको अकाउंटिंग की भाषा में कंसाइनर भी बोलते हैं और इसको कंसाइनी भी बोलते हैं। एजेंट को हम कंसाइनी बोलते हैं, जिसने माल भेजा वो कंसाइनर, जिसने माल रिसीव किया वो कंसाइनी, जिसने माल बेचा वो कंसाइनर, जिसने माल रिसीव किया वो कंसाइनी। आई होप ये समझ में आया। Who is principal? Principal is the consignor. Who is consignee? Who will going to receive? Agent is a consignee. Agent is a consignee. अब मेरे को एक चीज बताओ, ये माल भेजने में कुछ खर्चा होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको, ये माल भेजने में क्या कोई खर्चे होने वाले या नहीं होने वाले? अ सिंपल यस और नो विल डू। क्या इसके ऊपर में कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होने वाले या नहीं होने वाले? क्या इसके ऊपर में कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे या नहीं होंगे? यस होंगे ना। देखो क्या क्या होगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो होने वाला है वो होने वाला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। भाई जो भेजा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग जो कॉस्ट रहेंगी उस मटेरियल को जो हमने ट्रांसफर किया है। हमारे एग्जांपल में जो हमने फर्नीचर ट्रांसफर किया था उसको ट्रांसफर करने का खर्चा इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो लगने वाला है। हाँ या ना भाई? जब ये कृष्णा ने यहाँ पे अपने फैक्ट्री में जब वो माल प्रोड्यूस किया होगा, ये जो माल प्रोड्यूस किया होगा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा, उसकी कॉस्ट लगी होंगी। साथ ही साथ में जब भेजने थे तो खुला तो भेज नहीं सकते, खुला तो भेज नहीं सकते, एक खर्चा लग जाएगा आपका पैकिंग, एक खर्चा लग सकता है पैकिंग। ये कौन करने वाला है? ये सारे खर्चे कौन करेगा? हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? हु विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? हु विल बी पेइंग दिस एक्सपेंडिचर? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, थोड़ा समझो। हाँ यहाँ पे अगर ये बेसिक समझने में गड़बड़ किए ना बच्चे तो आगे दिक्कत जाती है। द ओनर, द प्रिंसिपल, सिंपल भाषा में कंसाइनर बोलू चलेगा? अभी कंसाइनर बोलू चलेगा? विल यू बी कंफर्टेबल विद द टर्म कंसाइनर नाउ? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये खर्चे कौन पे करने वाला है?
हु विल गोइंग टू पे? कंसाइनर। और ये खर्चे है भी किसके? हु विल गोइंग टू बेयर द एक्सपेंडिचर? इस एक्सपेंडिचर की जिम्मेदारी भी कौन लेगा? जिम्मेदारी भी कंसाइनर लेगा, क्योंकि भाई माल उसका है, धंधा उसका है, जिसका धंधा उसका खर्चा। कंसाइनर ने पे किया है, धंधा भी कंसाइनर का है, तो बेयर भी कंसाइनर करेगा। धंधा भी कंसाइनर का है तो बेयर भी कंसाइनर करेगा। तो क्या क्या खर्चे हो सकते? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पैकिंग, लोडिंग, भाई माल ट्रक में चढ़ाने का वगैरह खर्चा रहेगा, लोडिंग लोडिंग रहेगा आपका। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस अगर गुड्स गाड़ी रास्ते में जल गए, घूम गए, चोरी हो गए, एक्सीडेंट हो गए, वो। उसके अलावा कुछ अगर टैक्सेस लगते हैं, जैसा ऑक्ट्राय वगैरह लगता है ना रास्ते में, ड्यूटी टैक्स वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट टैक्स, ऑक्ट्राय, या कुछ और भी है छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे रहेंगे, ये सारे खर्चे जो कंसाइनर पे कर सकता है, ये सारे खर्चे जो कंसाइनर पे कर सकता है। बराबर है यहाँ तक? मेजरली एडवाइजेबल तो यही रहता है, और मेजरली हर धंधे में ऐसा ही होता है कि खर्चे कंसाइनर ही पे करता है। खर्चे कौन पे करता है? कंसाइनर पे करता है। दे आर टू टर्म्स, हाँ, दे आर टू टर्म्स, ठीक है, ध्यान देना, मैं बार बार दो टर्म बोल रहा हूँ, एक पे और एक बेयर। एक पे कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। बेयर भी कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। अब अगर मैं कंसाइनी की बात करूं, कंसाइनी की बात करूं, कंसाइनी की अगर मैं बात करूं, तो कंसाइनी क्या क्या खर्चे कर सकता है? जवाब दो। कंसाइनी क्या क्या खर्चे कर सकता है? कंसाइनी क्या कोई खर्चे कर सकता है या नहीं कर सकता? कंसाइनी अपने जेब से कोई पैसा पे करेगा या नहीं पे करेगा? क्या लगता है? विल कंसाइनी गोइंग टू पे सम एक्सपेंडिचर? यस और नो? ये कंसाइनर ने की है, ठीक है, ये कंसाइनर पेड। विल कैन कंसाइनी पे सम एक्सपेंडिचर? होता है ना भाई। माल अगर उसके पास में आ गया, माल उसके पास में आ गया, अब माल जो है, या अगर उसने लॉरी से भेजा, ट्रक से भेजा, या ट्रेन से भेजा, तो ट्रेन तो उसके घर तक नहीं आएंगी। रेलवे स्टेशन से माल उसको अपने गोडाउन में लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा। रेलवे स्टेशन से माल उसको अपने गोडाउन तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट लगेगा, है ना? हाँ हाँ, आप सही हो कार्तिक, आप सही हो, बट उस पर मैं आ रहा हूँ। बट पहला समझना, रेलवे स्टेशन से क्या वो अपने गोडाउन तक लाने के लिए क्या वो कैरेज पे करेगा? लोडिंग अनलोडिंग पे करेगा? लोडिंग अनलोडिंग पे करेंगे भाई। रेलवे स्टेशन से माल गाड़ी में चढ़ाया, गाड़ी से माल अपने इधर लाया, यहाँ अनलोड किया, गोडाउन में लाकर अनलोड किया, क्या ये खर्चा पे करेगा या नहीं पे करेगा? कोई ड्यूटी टैक्स लग गया, मान लो रेलवे स्टेशन वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे हमको कोई ऑक्ट्राय भरना है, सिटी के अंदर एंटर होते वक्त ऑक्ट्राय भरना है, एवरीथिंग, ऐसे कुछ खर्चे पे करने थे, वो पे किया, ये गोडाउन तक आ गया। यहाँ ये जो खर्चे यहाँ तक हो गए। अब गोडाउन में आने के बाद और खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? गोडाउन में आने के बाद क्या और खर्चे लगेंगे या नहीं लगेंगे? भाई गोडाउन का रेंट लगेगा, गोडाउन में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, एडवर्टाइजमेंट, अगर मेरे को माल बेचना है तो माल बेचने के लिए मेरे को एडवर्टाइजमेंट लगेगा, इंश्योरेंस लग सकता है, इंश्योरेंस, भाई गोडाउन में रखे रखे आग लग गई, जल गए, गुड्स खराब हो गए, तो मैंने गोडाउन का, देखो वो ट्रांजिट इंश्योरेंस था, ये गोडाउन इंश्योरेंस है, वेयर हाउस इंश्योरेंस है, वो सब पे किए जाएंगे। जिसको आप, जो एक स्टूडेंट ने शब्द लिखा है स्टूडेंट ने कि भाई केयर एंड कस्टडी के लिए जो भी खर्चा लगेगा, यहाँ पे जो गोडाउन में माल रखा है ना, देखो शंकर ने मेरा माल अपने गोडाउन में रख रखा है, और भी बहुत सारे खर्चे लग सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो भी वो करना चाहे कर सकता है, बट लगेगा कुछ खर्चा। बट मेरे एक सवाल का जवाब दो, विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? पे कौन कर रहा है अभी? पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? जवाब दो, कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। विल गोइंग टू पे दिस एक्सपेंडिचर? पे कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? कंसाइनी। पे कौन कर रहा है? कंसाइनी, शंकर या कंसाइनी। बट ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है कि वो कंसाइनर से वसूलेगा? क्या ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है कि वो कंसाइनर से वसूलेगा? क्या लगता है आपको? क्या ये कंसाइनी का एक्सपेंडिचर है या वो कंसाइनी से वसूलेगा? कंसाइनर से वसूलेगा, वो कंसाइनी का एक्सपेंडिचर नहीं है। हिल गोइंग टू आस्क कंसाइनर, भाई तेरे बिहाफ पे मैंने पे किया है, तेरे बिहाफ पे, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा। बात समझो, अगर ये प्रॉफिट के लिए काम करता तो शायद ये एक्सपेंडिचर बेयर भी करता। ये काम कर रहा है ओनली फॉर कमीशन, ये काम कर रहा है ओनली फॉर कमीशन, अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है। ये बद्दा काय के लिए काम कर रहा है? कमीशन। जो भी है खर्चा तेरा, खर्चा तेरा, मेरा कमीशन।
मैं तेरे को बता दूंगा, लगे ये पूछ के करेगा साहब ऐसे खर्चे हो रहे, करूँ या नहीं करूँ। इसके पास कोई राइट्स नहीं है, खुद से खर्चे नहीं कर सकता। अगर इसको खर्चा करना है उस गुड्स के ऊपर में कुछ करना है तो उसको बात करनी होगी कंसाइनर से। एडवर्टाइजमेंट भी अगर तूने उससे पूछे बगैर किया तो यू हैव टू बेयर, वो हाथ खड़े कर सकता है। कंसाइनर ने जितनी दारा जितनी सीमा तेरे को बांध रखी है उसके अंदर में रहते हुए खर्चे कर सकता है, और कंसाइनर उसको पैसा पे भी करेगा, कंसाइनर उसको पैसा पे भी करेगा। अब क्या हुआ, अब कंसाइनी ने ये माल क्यों लिया था, कंसाइनी ने ये माल क्यों लिया था, जवाब तो कंसाइनी ने माल क्यों लिया था, सो दैट नाउ हिल गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। अब ये जो माल लिया था ये प्रोडक्ट वो अपने पास थोड़ी रखेगा, आपको नहीं लगता ये प्रोडक्ट सेल कर देगा, हिल गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट, हिल गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट, बोलो यस और नो। ये माल रखेगा कि अब ये प्रोडक्ट बेच देगा, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर रहेंगे या जो नए कस्टमर वो बना लेगा उनको ये माल बेच देगा, है ना, हाँ या ना, ओ जी यस और नो। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स रहेंगे उनको ये माल बेच देगा, माल बेच के हिल गोइंग टू कलेक्ट कैश। इस कैश में से आपको नहीं लगता हिल गोइंग टू डिडक्ट इस कमीशन, भाई जो भी कैश उसने कलेक्ट किया है उसमें से वो अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, हाँ या ना। जो कंसाइनी कंसाइनी अपना कमीशन डिडक्ट करेगा। कमीशन भी तीन अलग अलग प्रकार के, कौन से तीन कमीशन है मैं बताऊंगा, कमीशन भी तीन अलग अलग प्रकार के कमीशन हो सकते हैं जो हम उसको दे सकते हैं। वो कमीशन डिडक्ट करेगा, अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, और कमीशन डिडक्ट करके जो भी पैसा बचेगा, जो कमीशन डिडक्ट करके जो पैसा बचेगा वो पैसा वो किसको रिमिट कर देगा, कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा वो किसको डिडक्ट कर देगा, किसको रिमिट कर देगा, जवाब दो। The funds which we are left with after deducting the commission will be remitted by Shankar to consignor. कैश रेमिटेंस या मनी रेमिटेंस, आप जो भी बोलना चाहो, रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर कर देंगे। भाई माल बेचा, माल बेचा, माल बेचा और अपना कमीशन और अपने खर्चे, देखो सिर्फ कमीशन डिडक्ट नहीं करेगा, अपना कमीशन और अपने एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी जो उसने आउट ऑफ पॉकेट खर्चे कर रखे, आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चे कर रखे, यानी हिल गोइंग टू डिडक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, जो कंसाइनी ने पे किए हुए एक्सपेंसेस है, कंसाइनी के जो पेड एक्सपेंसेस है वो माइनस करेगा, कमीशन माइनस करेगा, और जो बैलेंस बच गया हिल रिमिट टू कंसाइनर, हिल रिमिट टू कंसाइनर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू होना है वो कंसाइनर का होना, फिर कंसाइनर अपने जो भी रेमिटेंस एंड एवरीथिंग उसके हिसाब से उसका अकाउंट सेटल कर लेगा, अकाउंट सेटल कर लेगा कि भाई लेना देना हाँ हो गया, हमारा हिसाब क्लियर है, अब हमारा हिसाब क्लियर है। दिस इज द होल ट्रांजैक्शन ऑफ कंसाइनमेंट। अब जैसा मैंने बोला कमीशन तीन प्रकार के, उस पर मैं आ रहा हूँ, उस पर मैं आ रहा हूँ, दैट थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन विच कंसाइनर कैन पे टू कंसाइनी टू मोटिवेट, कंसाइनर कैन पे टू कंसाइनी टू मोटिवेट। मैं बताता हूँ ये तीन कमीशन क्या है, मैं उस पर बताता हूँ, पहले एक बार होल स्टोरी समझ लो। पूरा स्टोरी क्या है कि भाई वी वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस रादर देन हैविंग ओन सेटअप इन द न्यू सिटी। हमने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, खुद का सेटअप लगाने की जगह हमने एजेंट अपॉइंट किया जिसको हमने बोला तू कमीशन पे काम कर ले, ही इज हैप्पी, उसका कोई खर्चा नहीं है, रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने उसका माल भी रख के बेच दिया। अब उस पर क्या होगा, हिल रिसीव कमीशन, हिल रिसीव कमीशन। अब कुछ खर्चे होने वाले जो कंसाइनर खुद पे करेगा, माल पहुंचाने तक के खर्चे, कुछ खर्चे रहने वाले जो कंसाइनी पे करेगा, कुछ खर्चे रहने वाले जो कंसाइनी पे करेगा, और कंसाइनी अगर पे कर रहा है तो हिल गोइंग टू वसूल इट, हिल गोइंग टू आस्क द मनी फ्रॉम कंसाइनर, हिल गोइंग टू आस्क द मनी फ्रॉम कंसाइन। अगर कंसाइनी ने कोई खर्चे पे किया है तो वो कंसाइनी से वो पैसा मांगेगा, कंसाइनी उसको वो पैसा दे देगा, कंसाइनी को पैसा उसको दे देगा क्या, जब माल बिकता है तो वो माल बिकने से जो पैसा कलेक्ट हुआ उसमें से वो अपना खर्चा और कमीशन माइनस करके पैसा रिमिट कर देगा, पैसा रिमिट कर देगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला जो खर्चा मैंने डब्बे में डाल रखा है, और ये वाला जो खर्चा मैंने डब्बे में डाल रखे, ये दो खर्चे मैंने डब्बे में डाल रखे। मेरे को एक चीज़ बताओ, वो जो पहला वाला खर्चा है, उधर वाला खर्चा, वो एक्सपेंडिचर किसने किया है, वो एक्सपेंडिचर, वो जो उधर वाले रेड कलर के डब्बे में डाला हुआ है, वो एक्सपेंडिचर किसने पे किया है, कंसाइनर ने पे किया है। ये एक्सपेंडिचर को ना हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, यू कैन से इट एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस।
इवन कंसाइनी के भी खर्चे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग और ये वाले जो खर्चे जो मैं दूसरे डब्बे में डाल देता हूँ, लेट्स से हम इसको ग्रे कलर के डब्बे में डाल देते हैं, ये वाले जो खर्चे हैं, क्या हो गया, बॉक्स क्यों नहीं आ रहा? ये वाले जो खर्चे हैं ना, दीज एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज रिकरिंग एक्सपेंसेस. Now what is non-recurring and recurring expenses? What is non-recurring and recurring expense? 2 मिनट सुन लो. यहाँ दो टर्म्स लिखे हुए, ये लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और ये लिखा हुआ है रिकरिंग एक्सपेंस. अगर आप एक चीज गौर फरमाओगे तो कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है, कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है. वेयर एज जो कंसाइनी है, जो कंसाइनी है, कंसाइनी के खर्चे दो पार्ट में डिवाइड हुए, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग. मीनिंग समझो, आपको आसानी से मतलब समझ जाएगा. मीनिंग समझो, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है. नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो खर्चा एक ही बार होता है, जो बार बार नहीं होने वाला है. जो खर्चा एक बार होता है वो खर्चे को हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे जो खर्चा हम एक बार इनकर्ड करेंगे, एक बार करेंगे, आगे नहीं होने वाला, दोबारा से उस पर वो खर्चा नहीं होगा, उस खर्चे को कौन सा खर्चा बोलेंगे हम, नॉन रिकरिंग. एग्जाम्पल के तौर पे कंसाइनर का खर्चा क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एक ही बार लगना है, मटेरियल कॉस्ट तो एक ही बार लगेगा. पैकिंग उसको एक ही बार लगेंगी, अपने गोडाउन से उसके गोडाउन तक पहुंचाने के, नागपुर से वहां तक पहुंचाने का लोडिंग चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ड्यूटी एंड अदर एक्सपेंस. कंसाइनर सारे खर्चे एक बार करेगा क्योंकि उसके पास से माल चला जाएगा, वो खर्चे करेगा और माल चला जाएगा. तो जो माल है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैन बी इन मल्टीपल बैचेस, बैच 1, बैच 2, बैच 3, जो एक बैच पे जो उसने खर्चा कर लिया वो एक ही बार होगा. वो दोबारा जब माल शंकर तक पहुंच गया उसके बाद वो उस पर खर्चा क्या कर लेगा, उस पर वो कोई खर्चा नहीं कर पाएगा. माल एक बार शंकर तक पहुंच गया तो उसके बाद क्या वो कोई खर्चा कर पाएगा, क्या नहीं. तो उसके सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है, कंसाइनर के सारे खर्चे नॉन रिकरिंग है. वेयर एज कंसाइनी के कौन से खर्चे नॉन रिकरिंग है, तो सिंपल भाषा में याद रखना है तो गोडाउन में पहुंचने तक के खर्चे, गोडाउन के दरवाजे के अंदर पहुंचने तक के खर्चे. क्योंकि भाई रेलवे स्टेशन से गोडाउन में लाने का खर्चा तो एक ही बार लगेगा ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो खर्चा बार बार लगने वाला है कि वो एक ही बार लगने वाला है, एक ही बार लगेगा. भाई ऑक्ट्राई ड्यूटी सिटी के अंदर एंटर करते वक्त जो ऑक्ट्राई ड्यूटी लगने वाली है वो खर्चा एक ही बार लगने वाला है, बार बार थोड़ी लगेगा. बार बार माल सिटी में आएगा क्या, अरे माल आ गया अब दोबारा से कैसे आएगा. दे आर नॉन रिकरिंग. बट गोडाउन का रेंट, चलो इस महीने माल बिक गया मान लो, चले एक बार लगा, बट माल नहीं बिका, बच गया, तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अगले महीने का रेंट दोबारा लग जाएगा. सेम विल हैपन विद सैलरी, अगले महीने की सैलरी दोबारा लग जाएंगी अगर माल बच गया तो. एडवर्टाइजमेंट, मैंने पहली एडवर्टाइजमेंट किया नहीं बिका माल, फिर किया नहीं बिका, फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बार बार लग सकता है. इंश्योरेंस, मंथली इंश्योरेंस निकलते हैं, ईयरली भी निकला तो भी जितने पीरियड के लिए इंश्योरेंस निकल रहा है वो इनकर्ड होते जा रहा है उस पर. और भी जो खर्चे रहेंगे वो मेजरली क्या रहेंगे, इसके रिकरिंग, जो बार बार हो रहे. सर ये नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में डिवीजन क्यों किया, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में डिवीजन क्यों किया, ये डिवीजन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको जो स्टॉक बच जाएगा, मेरे को बताओ जो स्टॉक बच जाएगा कंसाइनी के पास, उसके ऊपर ओनरशिप किसकी रहेंगी. जो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी बचेगा उसके ऊपर में ओनरशिप किसकी रहेंगी, जो क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी बचेगा उसके ऊपर में, डोंट यू थिंक द ओनरशिप विल बी ऑफ कंसाइनर. ओनरशिप यानी मालकी यानी ओनर जो रहने वाला है वो कंसाइनर रहने वाला है. यस और नो, ओनर कौन रहने वाला है, कंसाइनर. तो कंसाइनर अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक बुक करेगा, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर में ओनर अपने बुक्स में अपने माल पे क्लोजिंग स्टॉक बुक करेगा, उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, हाँ या ना. उसका वैल्यूएशन कितना, उसका कॉस्ट कितना, तो आपको नहीं लगता जितना भी कॉस्ट उसमें इनकर्ड हुआ है टू मेक इट एट, टू ब्रिंग इट एट सेल, उसको सेल पे लाने तक का जितना भी खर्चा इनकर्ड हुआ है वो सारा खर्चा जोड़ा जाता है. जैसा आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर अगर याद होगा तो वहां मैंने एक फंडा बताया था, कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इज कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन इज कैपिटलाइज्ड. वैसी इन्वेंट्री, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर में भी एक कंसेप्ट है कि भाई जितना भी खर्चा उसको सेल की कैपेसिटी तक बनाने के लिए, उसको सेलेबल बनाने के लिए हमने जितना भी खर्चा किया है वो सब उसमें ऐड होना चाहिए. तो मैं कौन से खर्चे उस कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड करूंगा, कौन से खर्चे कौन से कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड करूंगा, उसको सेलेबल बनाने तक के खर्चे. सेलेबल बनाने तक के खर्चे मतलब इन अनदर टर्म्स कहना है, नॉन रिकरिंग कॉस्ट में उसमें ऐड करूंगा,
उसको सेलेबल बनाने तक के खर्चे मतलब नॉन रिकरिंग कॉस्ट में उसमें ऐड कर दूंगा, यस और नो? तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन, जब हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो वी शुड बी एबल टू वैल्यूएट प्रॉपर्ली कि भाई ये खर्चे नॉन रिकरिंग खर्चे, ये खर्चे रिकरिंग खर्चे, तो नॉन रिकरिंग खर्चे विल बी एडेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल कैलकुलेशन रहता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम देखेंगे कि भाई अगर मान लो नॉन रिकरिंग का जितना भी खर्चा है वो 1000 यूनिट पे किया, तो 100 यूनिट के कितने, उसमें कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह एडजस्ट करने रहेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे, पढ़ेंगे आगे। तो भाई ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हम चाहे तो बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं, आप पर यूनिट में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, कैसे कि आप वो सब वैल्यूएशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने दो चीज ढंग से पढ़ ली, एक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, आपकी आधी जिंदगी सफल है। आप यहाँ गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि आधे बच्चों को कंफ्यूजन सिर्फ उन दो वैल्यूएशन को लेकर। एंट्रीज क्या है, एंट्रीज तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, जर्नल एंट्रीज तो आपने बचपन से पढ़ रखी है, तो वहां दिक्कत नहीं होती। जो ज्यादातर बच्चे गड़बड़ करते हैं इन दो वैल्यूएशन में ही करते, समझता ही नहीं। सर कभी कोई खर्चा लेते, कभी कोई खर्चा छोड़ते, दिमाग नहीं, दिमाग को टेंशन नहीं। जो खर्चा एक बार लगा वो जुड़ेगा, जो बार बार लग सकता है वो नहीं जुड़ेगा। नॉन रिकरिंग खर्चे विल बी एडेड टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिकरिंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी एडेड टू द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको समझा, आई होप आपको समझा, यस और नो? नॉन रिकरिंग रिकरिंग सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में कैसे वैल्यू करेंगे जब फिगर्स हमारे सामने रहेंगे तब बताएंगे। अच्छा एक सिंपल सवाल का जवाब देना, आपको क्या लगता है कमीशन इज नॉन रिकरिंग और रिकरिंग? कमीशन का एक्सपेंस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बार बार होता है कि जो एक बार बिक गया कमीशन मिल गया बात खत्म? है ना, नॉन रिकरिंग है कमीशन का खर्चा, टेक्निकली नॉन रिकरिंग, जिसपे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कमीशन का खर्चा एक ही बार होगा, बट स्टिल कमीशन इज एन, कमीशन का खर्चा कब है, गोडाउन से पहले या गोडाउन के बाद है? कमीशन का खर्चा गोडाउन से पहले या गोडाउन के बाद है? जवाब दो। इट्स अ सेल एक्सपेंस, इट्स अ सेल एक्सपेंस। इसको सेलेबल बनाने के लिए खर्चा है कि सेलेबल बनने के बाद का खर्चा है? इसको सेलेबल बनाने का खर्चा है कि सेलेबल बनने के बाद का खर्चा है? सेलेबल बनने के बाद का है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बाद में आते हैं मेरे पास कि सर कमीशन का भी तो खर्चा नॉन रिकरिंग है, जो माल एक बार बिक गया उस पर दोबारा से कमीशन कैसे मिलेगा, ये भी तो नॉन रिकरिंग है। तो इसको वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में क्यों नहीं लेते? आप इसको क्यों बोल रहे हो कि भाई ये अलग रखो, इसको नॉन रिकरिंग रिकरिंग में क्लासिफाई करोगे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कमीशन इज नॉट कॉस्ट टू ब्रिंग द प्रोडक्ट एट इट्स सेलेबल पोजीशन, कमीशन इज द कॉस्ट आफ्टर ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट एट सेलेबल पोजीशन। अरे सेलेबल पोजीशन पे लाना मतलब गोडाउन तक का खर्चा, सेलेबल पोजीशन तक लाना मतलब गोडाउन का खर्चा, गोडाउन के बाद के जितने खर्चे, गोडाउन के बाद के जितने खर्चे, फिर वो चाहे मैं गोडाउन के बाद होम डिलीवरी के लिए भी कैरेज पे कर दूं, गोडाउन से बाद में वो रहता है ना गिफ्ट रैप करने के खर्चे पे कर दूं, होम डिलीवरी गिफ्ट रैप, ये सब गोडाउन के बाद के खर्चे, वो सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्लासीफाई होते हैं, वो नॉन रिकरिंग में नहीं होते। दो वो खर्चा एक ही बार होता है, बट स्टिल वो हम उसको रिकरिंग में क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि वो गोडाउन के बाद के खर्चे, क्योंकि वो गोडाउन के बाद के खर्चे। ठीक है, और जी यस और नो, गोडाउन तक के खर्चे विल बी कैपिटलाइज, गोडाउन के बाद के खर्चे विल नॉट बी कैपिटलाइज, विल नॉट बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब वैल्यूएशन मिलेंगे, वैल्यूएशन पे हम दोबारा इस पे बात करेंगे, मैं यहाँ डायग्राम पे आपको वापस लेके आऊंगा, तब याद रखना। नाउ लेट्स कम टू दिस कमीशन। जैसा कि हमने देखा था कंसाइनी विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन, जो कंसाइनी हमारा हमारा कंसाइनी बाबू है विल गोइंग टू वर्क फॉर कमीशन। कमीशन के लिए अगर वो काम कर रहा है, अगर वो कमीशन के लिए काम कर रहा है, तो कमीशन तीन प्रकार के कमीशन हम उसको पे करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन विच वी पे टू कंसाइनी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमीशन विच वी पे टू द कंसाइनी। कौन से तीन कमीशन है, ध्यान देना, सबका ध्यान बुक्स में। सबसे पहला कमीशन है जिसको आप नॉर्मल कमीशन या ओरिजिनल कमीशन भी बोल सकते हो, विच इज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी माल बेचेगा तू, जैसा उसको आपने बोला 100 रुपए में बेचना है, तो 100 रुपए का 10%, दैट्स नॉर्मल कमीशन, 10 रुपए उसका नॉर्मल कमीशन हो गया। 100 का मत करो, 500 रुपए कर दो। माल 500 रुपए में बेचना है, 500 का 10% यानी 50 रुपए, ये कौन सा कमीशन हो गया, नॉर्मल कमीशन, या आप दूसरे वर्ड्स में ओरिजिनल कमीशन बोल सकते हो। एक कमीशन होता है, एक कमीशन होता है जिसको हम स्पेशल या सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस कमीशन। मैंने सेलिंग प्राइस 500 बोली है, 500 में माल बेचना है, 500 के ऊपर बेच दिया तूने, ओवर अबाउ सेलिंग प्राइस, जो मैंने सेलिंग प्राइस डिसाइड की है उसके ऊपर अगर तूने माल बेच दिया, जैसा मान लो तूने 800 रुपए में माल बेच दिया, माल कितने में बेच दिया, 800, जबकि मैंने कितना डिसाइड किया था, 500, तूने 800 में बेच दिया, तो व्हाट इज सेल प्राइस ओवर एंड अबाउ
माई इनवॉइस प्राइस, डिसाइडेड प्राइस के ऊपर कितना बेचा उसने, 500 रुपये डिसाइडेड था, 500 रुपये डिसाइडेड था, उसने 800 में बेच दिया, 500 रुपये डिसाइडेड था, उसने 800 में बेच दिया, तो 800 माइनस 500, सेल प्राइस ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस मतलब डिसाइडेड प्राइस जिसमें हमने बेचना था, उसका मैंने तेरे को 25% कमीशन दे देना है। ये कौन सा है, जो भी आएगा, 300 का 25% निकाल लो, कितना आएगा 300 का 25%, आई थिंक 75 रुपये आएगा। दिस इज सरप्लस कमीशन या स्पेशल कमीशन, इसको ओवर राइडिंग कमीशन भी बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। लिख दो ओवर राइडिंग कमीशन भी लिख दो यहां पे, ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग, स्पेशल, सरप्लस या ओवर राइडिंग कमीशन बोला जाता है, अलग अलग नाम है, अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है, इसलिए मैंने आपको सब बता दी। एक कमीशन होता है डेल क्रेडियर कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है, डेल क्रेडियर कमीशन ध्यान दो, डेल क्रेडियर कमीशन। मेरे को बताओ माल बेचा किसने, सिंपल सवाल का जवाब दो, माल बेच कौन रहा है, माल बेच कौन रहा है, कंसाइनर या कंसाइनी, माल कौन बेच रहा है, कंसाइनर और कंसाइनी, होल सेलिंग द गुड्स, कंसाइनर और कंसाइनी, बेचने का काम कंसाइनी कर रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये कस्टमर्स को कौन जानता होगा, कंसाइनर जानता होगा या कंसाइनी जानता होगा, ये कस्टमर्स जो है इनको जानता कौन है, इनके साथ में उठना बैठना जानकारी कंसाइनी की है, वो उसके कस्टमर्स, टेक्निकली ये कस्टमर्स हमारे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो ये कस्टमर्स कंसाइनी के, तो इनको कंसाइनर जानता नहीं। अगर इनको माल हम क्या, अच्छा क्या इनको माल क्रेडिट पे बेचा जा सकता है क्या, क्या इनको कंसाइनी माल क्रेडिट पे बेच सकता है क्या, क्या इनको माल क्रेडिट पे बेचा जा सकता है, नॉर्मल बिजनेस है। डू आई नीड टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, यस आई कैन नीड टू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, प्रोडक्ट क्रेडिट पे बेचा जा सकता है, कंसाइनी को अगर हमने अथॉरिटी दी है तो बेच सकता है, बेच सकता है। अब इनसे पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनी की कंसाइनर की, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, जवाब दो सभी लोग, जवाब दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनर की या कंसाइनी की, आपको पता है पैसा वसूलने की, धंधा किसका है, ये धंधा किसका है, कंसाइनर का, यानी कृष्णा और शंकर बोलो, धंधा किसका है, कृष्णा का या शंकर का, ये बिजनेस किसका है, कृष्णा और शंकर, बिजनेस कृष्णा का है। आपको नहीं लगता ये कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कृष्णा की है, क्योंकि धंधा उसका है। आपको क्या लगता, कंसाइनी को कमीशन क्यों दे रहे थे, कंसाइनी को हम जो कमीशन दे रहे थे वो माल बेचने के लिए दे रहे थे ना, कि पैसा कलेक्ट करने के लिए दे रहे थे, हमने उसको कमीशन, हम गड़बड़ यही करते, माल तूने बेचा तो तू पैसा लेके आ, माल तूने बेचा तो तू पैसा लेके आ, बराबर, बट द एक्चुअल कमीशन वॉज ओनली पेड टू सेल द गुड्स, कहीं भी कमीशन इसलिए थोड़ी दिया गया था कि मेरे को पैसा लेके आना है, भाई पैसा लेके आना है तो उसका कमीशन अलग लगता है, क्योंकि वो कलेक्शन का काम ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग, जा जाके बार बार पैसा मांगना पड़ता है, उसको भी अलग कॉस्ट लगती है, पर जब वो जानता नहीं ना, वो जानता नहीं, बट बेटा आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो जानता नहीं तो क्रेडिट नहीं देना था, आपने कंसाइनी पे भरोसा किया है तो उसने क्रेडिट दिया है, अगर उसने क्रेडिट दिया है तो जिम्मेदारी जो है इस पूरे धंधे की, यही समझो, इस पूरे धंधे की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे रहती है, एजेंट पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, एजेंट को सिर्फ माल बेचना है। हाँ मैं मानता ना कंसाइनर कस्टमर्स को जानता ही नहीं होगा, बट जिम्मेदारी फिर भी कंसाइनर की है, क्योंकि बिजनेस उसका है, बिजनेस उसका है। अब जैसा आप बोल रहे हो कि कंसाइनर तो सर कस्टमर्स को जानता नहीं तो कैसा करेंगे, पैसा कंसाइनर अगर पैसा मांगने आएगा तो कस्टमर मना कर देगा, होता है बहुत बार, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, हम यानी कंसाइनर यानी कृष्णा, मैं क्या करूंगा, शंकर को बोलूंगा यार तू 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख ले, तू 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख ले, बट अच्छा 3% किसका, ये जो परसेंटेज रहेगा ये कैश सेल का रहेगा या क्रेडिट सेल का रहेगा, परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल रहता, हाँ ये याद रखना, डेल क्रेडियर कमीशन इज ऑलवेज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल, परसेंट जो तूने क्रेडिट में बेचा उसका 3% कमीशन ज्यादा रख ले, और ये पैसा वसूल के ला दे, ये पैसा वसूल के ला दे, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। मैंने कंसाइनी को जिम्मेदारी दे दी कि भाई 3% कमीशन ज्यादा रख ले, बट ये पैसा वसूल के ला दे, पैसा वसूल के ला दे, नहीं तो ये कस्टमर्स नालायक है, ये कस्टमर्स नालायक है, पैसे डुबा देंगे, बोले ये कस्टमर्स नालायक है, पैसे डुबा देंगे, तो 3% का कमीशन एक्स्ट्रा रख के वो पैसा कलेक्ट करके ला दे। ये जिम्मेदारी किसने किसको दे दी, ये जिम्मेदारी कंसाइनर ने कंसाइनी को दे दी,
ये जिम्मेदारी कंसाइनर ने किसको दे दी? कंसाइनी को। ये समझा क्या? ये समझा क्या? ये सुनो, हाँ या ना? तो अब जो बैड डेट्स हुए, अगर कमीशन नहीं दिया, अगर कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट्स कौन उठा रहा था? अगर कमीशन नहीं दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर बेयर कौन कर रहा था? कमीशन नहीं दिया, डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दिया, तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर कर रहा था? कंसाइनर। कंसाइनर। बट अगर अब मैंने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? अगर मैंने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो बैड डेट्स का एक्सपेंडिचर कौन बेयर करेगा? अगर कोई पैसा आप डूबता है तो जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी। अब जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, इसको बोला जाता है डेल क्रेडियर कमीशन। एंड डेल क्रेडियर कमीशन इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल, इट इज नॉट द परसेंटेज ऑफ कैश सेल या टोटल सेल, इट्स अ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। भाई जितना माल क्रेडिट में बेचा है उतने का परसेंटेज ले ले और पैसा कलेक्ट करके ला दे, और पैसा कलेक्ट करके ला दे। जमेगा? ओ जी यस और नो? छाप लो इसको। ये स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो क्या हुआ हमने अब तक जितना भी देखा है कि भाई कंसाइनमेंट का प्रोसेस क्या है, व्हाट कंसाइनमेंट मींस, इसका इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, जमता है? बढ़ू आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जी जी। अब मेरे को बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेंगी? ये जो अभी हमने देखा कि भाई क्या प्रोसेस है एंड एवरीथिंग, इसकी जर्नल एंट्रीज रहेंगी। हम एंट्रीज किस किस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? क्या लगता है एंट्रीज किस किस की बुक्स में पूछी जा सकती है? एक कंसाइनर के बुक्स में और एक कंसाइनी के बुक्स में, दो लोगों के बुक्स में एंट्रीज पूछी जा सकती है, एक कंसाइनर के बुक्स में और एक कंसाइनी के बुक्स में। वन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अनदर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो अब एंट्री पार्ट पे हम आ जाते हैं। जितने भी अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शंस वहाँ दिखाए, जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस देखे, वही ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ रिकॉर्ड करने, वही ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। तो सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। सबसे पहला और सबसे आसान, व्हेन गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। आपने पहला पहला जो ट्रांजैक्शन था भाई, पहले गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर की बुक्स में। अगर मैं कंसाइनर बोलूँ तो हमारे एग्जाम्पल में कंसाइनर कौन था? हमारे एग्जाम्पल में कंसाइनर कृष्णा था और कंसाइनी शंकर था। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कृष्णा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, माल कंसाइनमेंट पे भेज दिया, माल कंसाइनमेंट पे भेज दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल के भेजे ना? इसने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल, एग्जिस्टिंग नागपुर में चलते धंधे में से माल निकाल कर भेजा है, नागपुर में चलते धंधे से माल निकाल कर भेजा है यहाँ, यस और नो? ठीक है। अब जैसा मैं नागपुर में बैठा हूँ, जैसा मैं आपको बता दूं, मैं नागपुर में बैठा हूँ, नागपुर में से बैठे बैठे मैंने माल गोंदिया में भेजा, मैंने माल भंडारा भेजना है, मैंने माल यवतमाल भेजना है, ऐसे अलग अलग सिटी में माल भेजना है, जहाँ के अलग अलग कंसाइनी होंगे। सब जगह के कंसाइनी अलग अलग होंगे। गोंदिया में बैठे बैठे वो भी यवतमाल का माल थोड़ी बेच सकता है, शंकर गोंदिया में बैठे बैठे यवतमाल का माल भेज सकता है क्या? तो गोंदिया में मेरे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? गोंदिया में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गोंदिया के कंसाइनमेंट से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गोंदिया का प्रॉफिट मेरे को अलग से निकालना है। तो मैं एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा जो डेडिकेटेडली, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे गोंदिया कंसाइनमेंट अकाउंट। डेडिकेटेडली ये गोंदिया का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के बताएगा। उसी तरह यवतमाल, यवतमाल का कंसाइनमेंट अकाउंट हम अलग बनाएंगे, यवतमाल का कंसाइनमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अलग से निकालेंगे। भंडारा का एक कंसाइनमेंट अकाउंट अलग बनेगा, भंडारा का प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए भंडारा का एक कंसाइनमेंट अलग अकाउंट अलग बनेगा। मतलब जब मैंने गुड्स नागपुर से गोंदिया भेजे तो क्या करूंगा मैं, नागपुर के गुड्स मैंने गोंदिया भेजे, मतलब वो गोंदिया के कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया। तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हुए खर्चे उसको निकाल कर मैं याले कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दूंगा, वो खर्चे इस कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि लॉजिक क्या बोलता भाई, एक्सपेंस डेबिट करो इनकम क्रेडिट करो, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम तो लॉस। लॉजिक यही बोलता। तो जो हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में जो चल रहे खर्चे जो P&L ट्रेडिंग में डेबिट होने वाले थे, उसको वहां से हटा, वहां से निकाल,
उसको वहां से हटा, उसको वहां से निकाल और ये कंसाइनमेंट में डाल दे, ताकि डेडिकेटेडली कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस तेरे को पता चल जाए। और कोई दिक्कत नहीं, जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको फिर बाद में तू रेगुलर बुक्स में ला लेना, बाद में तो तेरे रेगुलर P&L अकाउंट में ला लेना। प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएगा कि भाई गोंदिया से इतना कमाया, भंडारा में गवा दिया, यवतमाल से अच्छा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, तो जो भी है, कितना कमाया कितना गवाया, वो कंसाइनमेंट अगले साल करना नहीं करना, वो भी तो डिसीजन लेना है ना। अगले साल कंसाइनमेंट में करूं कि मैं बिजनेस एस्टैब्लिश कर लूं, वो भी डिसीजन लेना है। जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है वह बिजनेस एस्टैब्लिश कर लो, जहां प्रॉफिट मार्जिन कम है वो चलने दो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में, बराबर है। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए ये सब चीजें फ्यूचर में हो तो हम सब कंसाइनमेंट के अलग अलग अकाउंट बना लेंगे। तो अगर मैंने क्या किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो आपको नहीं लगता मैंने मेरे बिजनेस में से, मैंने मेरे ट्रेडिंग में से गुड्स निकाल कर इसको दे दिए, मैंने मेरे ट्रेडिंग में से गुड्स निकाल कर भेज दिए, कंसाइनमेंट में चले गए गुड्स, तो कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट खर्चा हो गया, कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया, और गुड्स गए, गुड्स गए, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अब मेरे स्टूडेंट हो, अब मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को एक चीज बताओ, गुड्स अकाउंट की जगह ज्यादा अच्छा और ज्यादा सही आंसर क्या होना चाहिए? गुड्स अकाउंट क्रेडिट होने की जगह ज्यादा सही ज्यादा करेक्ट कौन सा अकाउंट होगा? गुड्स की जगह ज्यादा सही ज्यादा करेक्ट कौन सा अकाउंट होगा? अब मेरे स्टूडेंट हो, जवाब दो, कम ऑन, इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फाइनल अकाउंट में चीख चीख के पढ़ा चुका हूँ मैं, गुड्स की जगह हमने कौन सा अकाउंट ज्यादा सही है, क्योंकि हमने गुड्स को दो नाम दे चुके थे, दोबारा से गुड्स अकाउंट यूज करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये बचपन में पढ़ा चुका हूँ मैं, बचपन यानी फाइनल अकाउंट। आपको नहीं लगता गुड्स की जगह या तो वो परचेज अकाउंट होना चाहिए या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए? गुड्स की जगह या तो वो अरे बेचा थोड़ी है, ये सेल थोड़ी है, ये सेल थोड़ी है, सेल क्रेडिट कर दिया मतलब वो इनकम होगी, ये सेल थोड़ी है। मेरे को बताओ, गुड्स हमने भेजे थे, बेचे नहीं थे, सेल में मत क्रेडिट करना, सेल में मत क्रेडिट कर देना, ये सेल नहीं है, सेंड है, सेंड है मतलब गुड्स गए, गुड्स गुड्स अकाउंट की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेज अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल था जैसा, गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज था जैसा, तो हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना था? परचेज ना, ड्यूरिंग द ईयर है तो परचेज, और ईयर एंड पे ये जो गुड्स का अकाउंट रहेगा इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं फाइनल अकाउंट्स के दौरान इसका लॉजिक पढ़ा, लॉजिक याद आया तो थम्स अप दो, लॉजिक याद आया तो थम्स अप दो, ये वाला लॉजिक याद आया होगा तो थम्स अप देना। गुड्स अकाउंट अल्टीमेटली क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ये सब मैं इसलिए भी बेस बना रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में शायद आपको ट्रेडिंग P&L भी पूछ ले, तो पता होना चाहिए भाई अल्टीमेटली ये खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा। मैं बाद में वहां डालता हूँ सर आपने ये ट्रेडिंग में क्यों डाला, अरे ये गुड्स है रे, गुड्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट ही नहीं होता, बुक्स में ट्रेडिंग नाम का अकाउंट होता है, परचेज नाम का अकाउंट होता है। अगर तूने गुड्स में डाल दिया तो अल्टीमेटली इसको लाके मिलाना उससे, मैचिंग प्रिंसिपल वहां ट्रांसफर कर। बेसिकली ये समझा यहां तक, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर ने कर दिया। अच्छा आपको क्या लगता है कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेगा? आपको क्या लगता है कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, क्या लगता है आपको? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? इसकी कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनी विल पास नो एंट्री, कंसाइनी विल पास नो एंट्री, इसकी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, इसकी कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। कंसाइनी अपने बुक्स में इसकी, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है कि कमीशन के लिए काम कर रहा है? इस ट्रांजैक्शन में वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं, गुड्स आए हाँ ठीक है, आए रखे माल रखा है, उसको पता है बेचना है, बेचेंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के कंसाइनी का कोई सरदर्द नहीं। कंसाइनी क्या बोलेंगे, ये मेरा खर्चा तो है नहीं, मैं कंसाइनी का खर्चा है क्या? उसने तो सिर्फ गुड्स रिसीव किया, उसका खर्चा हुआ क्या अब तक? कंसाइनी को जब कमीशन मिलना है, जब वो इन्वॉल्व होगा ट्रांजैक्शंस में, सिर्फ वो उतने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, वो हर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? यस और नो, हाँ या ना? बढ़ू आगे यहां से। अच्छा मैं यहाँ कुछ लाइंस छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ लाइंस छोड़ रहा हूँ, वो क्यों छोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी इतनी सारी चीजें एक दिन में पहले दिन में बता देना सर फाड़ देता है दिमाग, तो बेबी बेबी स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। मैंने कुछ लाइन छोड़े हैं, मैंने कुछ लाइन छोड़े, मैंने क्यों छोड़े मैं बाद में बताऊंगा, बाद में यानी 2-3 लेक्चर्स के बाद, अभी नहीं। लाइन छूटे रहेंगे, वो दिखते रहेंगे, इरिटेट भी होगा आपको, खुद को कंट्रोल रखना। जब वहां लिख दूंगा तब आपको वो सेटिस्फैक्शन आएगा, वो नहीं क्या आएगा, आएगा लिख, अभी चलने दो चलने दो। सेकेंड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चे किए, खर्चे कौन कौन कर सकता है? खर्चे कौन कौन पे कर सकता है? या तो कंसाइनर या तो कंसाइनी, आइदर इट कैन बी पेड बाय कंसाइनर, इट कैन बी पेड बाय कंसाइनी, बराबर है। एक्सपेंसेस पेड, आइदर इट कैन बी पेड बाय कंसाइनर, इट कैन बी पेड बाय कंसाइनी, ठीक है, पक्का श्योर?
अगर खर्चे कंसाइनर ने पे किया, हमने हमने और ये हमारी बुक है, हमारी बुक है, कंसाइनर यानी हम है, हमारी बुक है, हम हमारी बुक्स में खर्चे का क्या एंट्री पास करेंगे, हम हमारे बुक्स में खर्चे का क्या एंट्री पास करेंगे, क्या लगता है? व्हाट एंट्री आर वी गोइंग टू पास इन आवर बुक्स? हम हमारे खुद के बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? हम हमारे खुद के बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे? खर्चा हुआ, खर्चा हुआ और जेब से पैसा गया, तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी आप यूज कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यहां पे कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले? कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे क्या हम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले कि कंसाइनमेंट नाम का अलग अकाउंट बनाया हमने? कंसाइनमेंट में होने वाले सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले कि कंसाइनमेंट नाम का अलग अकाउंट बनाया? वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेडिकेटेड सेपरेट अकाउंट फॉर कंसाइनमेंट, ताकि कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अलग पता चले। तो आपको नहीं लगता एक्सपेंस अकाउंट डेबिट? यस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बट इट विल बी डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपने जैसा भी खर्चा पे किया है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अच्छा, ये ट्रांजैक्शन की कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? ये ट्रांजैक्शन की कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर ने खर्चे पे किया है तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? शंकर क्या बोलेगा? आपको क्या लगता है, इस ट्रांजैक्शन से शंकर का कोई लेना देना है क्या? इस ट्रांजैक्शन से शंकर का क्या कोई लेना देना है क्या? हाँ या ना? इस ट्रांजैक्शन से शंकर का कोई लेना देना नहीं है, वो सिंपल क्या बोलेगा? नो एंट्री। इस ट्रांजैक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा सीधा बोल देगा नो एंट्री। भाई जब तक उसका लेना देना नहीं है, उसको, वो कंसाइनर ने किया, उसकी मर्जी, जो खर्चे करना था कर लिया उसने। हाँ, बट इफ सम एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, इफ द एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी इसको रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय कंसाइनी, क्या कंसाइनी इसको रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो। खर्चे अगर कंसाइनी ने किए तो क्या खर्चे, ये वाली एंट्री कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। खुद ने अगर खर्चा पे किया है तो क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? जवाब दो। अरे भाई, अब कंसाइनी के जेब से पैसा गया है, कंसाइनी के जेब से पैसा गया है तो क्या कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? कंसाइनी नाउ विल गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। नाउ द कंसाइनी विल गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। कंसाइनी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। क्या बोल के रिकॉर्ड करेगा? कि भाई खर्चा हुआ, बट खर्चा ये कंसाइनी का है कि उसने कंसाइनर से वसूलना है? क्या ये खर्चा शंकर का है कि शंकर कृष्णा से वसूलेगा? ये बताया था ना मैंने, ये वाले जो खर्चे वो शंकर ने इनकर्ड किए, बट ये शंकर खुद बेयर करेगा कि वो कृष्णा से वसूलेगा? ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, यस और नो? ये खर्चे कृष्णा से वसूले जाएंगे, हाँ या ना? तो ये वो खर्चे कृष्णा से वसूलेगा, ये वो खर्चे कृष्णा से वसूलेगा। तो अगर उसने कृष्णा से वसूलने, अगर उसने कृष्णा से वसूलने, देखो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश बैंक जो भी है वो अकाउंट तो क्रेडिट होगा। ये क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेगा। कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, इसने वसूलना है, इसलिए इसलिए क्या बोलेगा मैंने? कंसाइनर यानी कृष्णा के बिहाफ पे किया है। इसके लिए कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, कंसाइनी के लिए कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी, क्योंकि इसने कृष्णा के बिहाफ पे किया है। तो कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया, ये क्या बोलेगा? कृष्णा से लेना है, क्योंकि कृष्णा के बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे इसने खर्चा किया है। कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया, कृष्णा से लेना है, जेब से पैसा गया। ये एंट्री क्या पास कर देगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये समझाया तो थम्स अप दे दो। भाई इसका खर्चा नहीं है, इसने किसी के बिहाफ पे किया है, ये इसका खर्चा नहीं है, इसने किसी के बिहाफ पे पैसा तो गया, कैश तो क्रेडिट होगा, बट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं, क्योंकि इसने कृष्णा के बिहाफ पे किया है, तो कृष्णा विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश, कृष्णा यानी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। कृष्णा क्या एंट्री पास करेगा? ये खर्चा किसका था? खर्चा किसका था? खर्चा किसका था? कृष्णा का या शंकर का? ये खर्चा किसका था? कृष्णा का या शंकर का? क्या लगता है आपको, खर्चा किसका था? कृष्णा और शंकर? खर्चा किसका था? कृष्णा यानी कंसाइनर। तो कृष्णा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये पैसा कृष्णा ने पे किया कि शंकर ने पे किया? ये खर्चे का पेमेंट कृष्णा ने किया कि शंकर ने किया? ये खर्चे का पेमेंट किसने किया है? शंकर ने। तो आपको नहीं लगता शंकर गिवर ऑफ उधारी हो जाएगा? कृष्णा के लिए शंकर गिवर ऑफ उधारी हो जाएगा। तो गिवर ऑफ उधारी को सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ और वो अमाउंट पेएबल है शंकर को। कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ, देख लो ये कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट नाम का खर्चा हुआ और वो अमाउंट पेएबल है कृष्णा को।
सॉरी, वो अमाउंट पेएबल है शंकर को, कंसाइनी को। हमने पे नहीं किया, खर्चा हमारा है बट पे किसी और ने किया। हमने पे नहीं किया बट खर्चा हमारा है। जिसने पे किया हम उसको फ्यूचर में पे कर देंगे। बेटा समझा है क्या? दोनों ट्रांजैक्शन समझे, एक्सपेंसेस इनकट समझा है। कंसाइनर पे करेगा तो क्या होगा, कंसाइनी पे करेगा तो क्या होगा, लॉजिक लगाओ। कंसाइनी तभी एंट्री रिकॉर्ड करता है जब उसके जीवन में फर्क पड़ता है, उसके जेब से पैसा आया गया या उसको रिसीवेबल है उसको पेएबल है, वो तभी रिकॉर्ड करेगा। बाकी कंसाइनर सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि धंधा उसका है, बिजनेस उसका है। ही इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड कंसाइन इज वर्किंग फॉर कमीशन। कंसाइन इज वर्किंग फॉर कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन पेएबल टू कंसाइनी। जो भी माल अगर कंसाइनी बेचेगा उसका कमीशन पेएबल होगा। जो भी माल कंसाइनी बेचेगा तो कमीशन पेएबल होगा। कमीशन हम यानी कंसाइनर के लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम? कमीशन हम यानी कंसाइनर के लिए क्या है, एक्सपेंस या इनकम? जवाब दो। हाँ जी, हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, एक्सपेंस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, सुना सुना लग रहा है? एक्सपेंसेस विच इज पेएबल टू कंसाइनी, खर्चा हुआ, धंधे का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। धंधे का खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। टू, पेएबल है, पे नहीं किया, पेएबल है किसको, कंसाइनी को, तो कंसाइनी गिवर ऑफ उधारी। कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जो भी आपका ओरिजिनल कमीशन, डेल क्रेडियर या स्पेशल जो भी कमीशन रहेगा उसकी यही एंट्री रहेंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, पेएबल है। अच्छा, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, क्या क्या कंसाइनी ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? क्या कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? इसके लिए कमीशन पेएबल नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल। इसके लिए क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल। क्या ये रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, क्या लगता है आपको? करेगा। क्या, कमीशन मिला नहीं है, रिसीवेबल है, तो कमीशन इसके लिए एक्सपेंस है या इनकम है भाई साहब के लिए, शंकर यानी कंसाइनी के लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? जवाब दो। इसके लिए भाई साहब के लिए कमीशन एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। इनकम को कहाँ इज्जत देंगे हम, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? इनकम को कहाँ इज्जत देंगे हम, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? इनकम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड यानी टू कमीशन अकाउंट। कमीशन नाम की इनकम है, कमीशन नाम की इनकम है, ये चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल सकता है। कमीशन नाम की इनकम है, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल सकता है। और कंसाइनर विल बिकम रिसीवर, उसकी उधारी चालू करनी है। कंसाइनर विल बिकम रिसीवर ऑफ उधारी। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जमता है यहां तक? जमता है यहां तक, यस और नो? इसके बाद में अगला ट्रांजैक्शन क्या हो जाना है, सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी। माल बिकेगा ना, कमीशन वमीशन हो गया, चलो माल बेचा भी होगा, माल बेचा होगा, माल बेचा होगा तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेंगे? माल बेचा है तो कंसाइनी क्या एंट्री पास करेंगे? पहले कंसाइनी के बुक्स में देख लो, कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा। देखो, कंसाइनी को या तो पैसा आ सकता है, या तो चेक आ सकता है, या वो क्रेडिट पे बेच सकता है। तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बराबर है। कलेक्ट कर लिया तो कैश या बैंक, क्रेडिट में बेचा है तो डेटर्स। दादा जो भी है, जो भी अकाउंट डेबिट किया, जो भी पैसा इसको रिसीवेबल है, ये इसके हक का पैसा है कि ये पैसा पेएबल है कंसाइनर को? ये जो भी पैसा कलेक्ट करेगा, सेल की वजह से जो पैसा कलेक्ट करेगा, ये इसके हक का पैसा है कि दिस अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर? ये इसके हक का पैसा है कि अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर? जवाब दो। ये इसके हक का पैसा है कि अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर? पेएबल टू कंसाइनर, तो पेएबल टू कंसाइनर है तो ये कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट करेगा। ये इसकी इनकम नहीं है, इसकी इनकम सिर्फ कमीशन है जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ये इसकी इनकम नहीं है, ये बोलेगा अमाउंट पेएबल टू कंसाइनर। तो कंसाइनर टेक्निकली इस ट्रांजैक्शन के लिए कंसाइनर विल बिकम गिवर ऑफ उधारी, कंसाइनर विल बिकम गिवर ऑफ उधारी। ओ जी हाँ या ना, ओ जी हाँ या ना, यस और नो? पक्का श्योर? अच्छा, कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा? मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब दो, कंसाइनर को पैसे मिले या नहीं मिले? कंसाइनर को पैसे मिले या नहीं मिले? कंसाइनर को पैसे, इसने बेचा है, इसने बेचा है, तो क्या कंसाइनर को पैसे मिले कि पैसे अब तक नहीं मिले? देखो समझो, पैसे अब तक नहीं मिले हैं,
पैसे अब तक बीच सिर्फ बेच दिया, फोन करके बता दिया साहब बिक गया, सेल हो गया ना आपका, पैसे नहीं मिले, पैसे रेमिट होंगे बाद में, सब कटकुटा के खर्चे कटकुटा के जब रेमिट होंगे होंगे तब होंगे, अभी नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले, गड़बड़ नहीं करना, अभी पैसे नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले, अभी पैसे नहीं मिले। तो सेल तो हुआ भाई, इनकम तो हुई, इनकम तो हुई तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा, इनकम हुई तो इनकम, खर्चा हुआ तो डेबिट, इनकम हुई तो क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा। मेरा सवाल है कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट तो होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। आपको नहीं लगता कंसाइनी से पैसा रिसीवेबल है, कंसाइनी की उधारी चालू करनी है भाई, कंसाइनी हम कस्टमर को नहीं जानते, हम डेटर्स को नहीं, हम डेटर अकाउंट मेंटेन नहीं करें, डेटर अकाउंट कंसाइनी मेंटेन करेंगे, डेटर अकाउंट कंसाइनी मेंटेन करें, हम डेटर को नहीं जानते, हमको पैसा नहीं मिला, हम क्या बोलेंगे, हमको तो कंसाइनी से लेना है, हमें यानी कंसाइनर को पैसा जो है वो कृष्णा को पैसा शंकर से लेना है, कृष्णा नहीं जानता कि उसने शीला को बेचा, उसने मोहन को बेचा, उसने दीपक को बेचा, कृष्णा को क्या समझ में आता है भाई, मुझे पैसा शंकर से लेना है, क्योंकि शंकर ने बेचा, नहीं लेना है, हिसाब पूछ लूंगा किससे लेना है भाई तू बता दे, नहीं तो मैं लेके आ जाऊंगा, डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो मैं बाद में पूछ लूंगा, बाद में जब पूछूंगा, अभी तो कंसाइनी का अकाउंट डेबिट कर दो, सेल कर दिया ना उसने, कंसाइनी से रिसीवेबल आएंगे, आएंगे जब आएंगे तब देखेंगे, कंसाइनी का अकाउंट डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, कैश रेमिटेंस फ्रॉम कंसाइनी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, या ये क्या बोल सकता है, अमाउंट पेड, ये क्या बोल सकता है ये भाई साहब, अमाउंट पेड टू कंसाइनर, है ना, जो पैसा कलेक्ट किया है वो पे करेगा, वो पे करेगा, ठीक है, अमाउंट पेड टू कंसाइनर, अमाउंट पेड टू कंसाइनर, एक बार देख लो, एक बार देख लो जो हो गया, देयर समवन ऑन द डोर नॉकिंग, एक बार देख लो कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, ठीक है, एक बार मैं पूरा ट्रांजैक्शन आपको एक फ्रेम में बिठा देता हूँ, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट आप मुझको पूछ लो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो, अब तक जो हुआ है, अब तक जो पढ़ा है हमने वो आप सबके सामने देखो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। देख लिया आप लोगों ने, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ध्यान दे, देख लिया है, कोई डाउट, हमने देखा कि भाई सेल कर दिया तो एंट्री क्या होंगी, नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट कि अगर पैसा आया तो व्हाट विल हैपन इफ कंसाइनी पैसा भेज दे, तो हम कंसाइनर है, हम क्या एंट्री पास करेंगे, सिंपल है, पैसा रिसीव कर रहे, पैसा रिसीव किया तो एंट्री क्या होंगी, क्या होंगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया कंसाइनी, है ना, कई बार पैसा कैश में आता है, चेक से आता है, या कई बार बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट भी होता है, बिल रिसीवेबल हो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है अपना पेएबल, कंसाइनी एक्सेप्ट कर लेता है, लिख के दे देता है मैं पैसा दे दूंगा, तो वो बिल है, बिल चाहो तो मैं डिस्काउंट वगैरह कर सकता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन डिटेल, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, उसमें बीच में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, ये समझा यहां तक, ये समझा यहां तक, यस और नो। कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा, कंसाइनर क्या एंट्री पास करेगा भाई, कंसाइनर विल बिकम रिसीवर, और जेब से पैसा गया, कैश बैंक या बिल्स पेएबल, कैश बैंक, इसने अगर लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेएबल। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, कुछ माल बच गया जो बिका नहीं, मेरे को बताओ जो माल बिक गया इस पे ओनरशिप किसकी है, जो माल बिक गया इस पे ओनरशिप किसकी है, कंसाइनर या कंसाइनी, जो माल बिक गया उस पे ओनरशिप किसकी है, बोलो कंसाइनर या कंसाइनी, जवाब दो, जो माल बच गया उस पे ओनरशिप कंसाइनर की है, हाँ या ना, जो माल बच गया उस पे ओनरशिप कंसाइनर की है, कंसाइनर ही एंट्री पास करेगा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, फाइनल अकाउंट याद करो, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री थी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यहाँ एंट्री रहेंगी स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, क्योंकि स्टॉक गया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह वी आर गोइंग टू यूज कंसाइनमेंट, क्योंकि कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ है ना, गुड्स अकाउंट कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट में खर्चा बुक हुआ है, तो कंसाइनमेंट क्रेडिट, जितना बच गया उतना वहां रिवर्स कर देना, वेयर एज दिस ही पास द नो एंट्री, कंसाइनी विल पास नो एंट्री, क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टॉक ओनरशिप एंड एवरीथिंग वो कंसाइनर की है। अच्छा, कुछ
गुड्स वापस भेज दिए, कंसाइनी ने बोला सर ये माल बिक नहीं रहा, ये फर्नीचर की डिजाइन पुरानी हो गई, यहाँ कस्टमर लेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं वापस भेज रहा हूँ। दैट इज इफ गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। इफ गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, मेरे को एक चीज बताओ, गुड्स कंसाइनी ने वापस भेज दिए तो माल आया, माल आया, माल आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और गिवर हो गया कंसाइनी। सॉरी सॉरी, हाँ बराबर है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, कंसाइनमेंट से गए, कंसाइनमेंट से खर्चे बाहर करने, कंसाइनमेंट से खर्चे बाहर करने और माल आ गया, मतलब अल्टीमेटली ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और ये कंसाइनमेंट अकाउंट में चला जाएगा। देखो माल आया, देखो समझो माल आया, जो एंट्री कंसाइनमेंट में भेजते वक्त की थी, जो एंट्री कंसाइनमेंट में भेजते वक्त की थी, आपको नहीं लगता अगर माल रिटर्न हो गया तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएंगी? जब कंसाइनमेंट में भेजी थी तो एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, प्रोडक्ट रिटर्न। अरे जब जब परचेज की एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, रिटर्न की एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसी को रिवर्स करना है, यही एंट्री को रिवर्स कर देंगे तो ये रिटर्न की एंट्री बन गई कि भाई गुड्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मेरे को बताओ ये ट्रांजैक्शन का कंसाइनी कोई ट्रांजैक्शन कुछ रिकॉर्ड करेगा कि नो एंट्री? गुड्स रिटर्न से उसको कोई लेना देना नहीं। अरे जब गुड्स रिसीव करते वक्त उसने एंट्री नहीं पास किया तो क्या रिटर्न करते वक्त वो एंट्री पास करेगा क्या? गुड्स रिसीव करते वक्त उसने एंट्री नहीं पास किया तो रिटर्न करते वक्त वो एंट्री पास करेगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, गुड्स रिटर्न करते वक्त वो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। यहाँ भी मैं कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों लाइन छोड़ा। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज एनी एबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, पहले ये समझते हैं। व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस, पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है? एबनॉर्मल लॉस मतलब होता क्या है, ठीक है? ध्यान देना, ध्यान देना। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग गुड बिजनेस, आई एम डूइंग फाइन बिजनेस, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, मस्त वाला बिजनेस चल रहा है, ये मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है? कंसाइनमेंट अकाउंट में मान लो मेरे पास जो माल आया है, माल जो आया है वो 1 लाख रुपए का माल आया है, या चलो 50,000 रुपये का माल ले लेते हैं, 50,000 रुपये का माल आया है, ठीक है? 50,000 रुपये का माल आया है, 50,000 बहुत ही छोटा अमाउंट है, 1 लाख रुपए का माल आया जो हमको गुड्स सेंड बाय कंसाइनमेंट नाम से है, गुड्स सेंड बाय कंसाइनमेंट नाम से है, जिसको कंसाइनी ने बेच दिया, कंसाइनी ने इसमें से सेल कर दिया, 90,000 का माल बेच दिया। कितने का माल बेच दिया? मान लो एग्जांपल के तौर पे 90,000 का माल बेच दिया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 50,000 है। भाई 1 लाख का माल था, 90,000 का माल बेच दिया, 90,000 में बेच दिया, प्रॉफिट जोड़ के बेचा हूंगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जैसा हम पढ़ेंगे आगे, तब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकाला, 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, इसको बैलेंस कर लो। 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, इसको बैलेंस कर लो। आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? आपका बैलेंसिंग फिगर 40,000 आएगा। डोंट यू थिंक दिस 40,000 इज योर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट? ये 40,000 रुपये आपका कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है ना? क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, क्रेडिट साइड इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, बराबर है? वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग? कंसाइनमेंट अकाउंट ये सही है गलत है? इट विल लुक लाइक जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट ना। कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। ये P&L में भी चला जाता है, ये लॉस, ये जो है ये P&L में भी चला जाता है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुन, ये समझाएगा यहाँ तक? एक बात हम सब दे दो, कंसाइनमेंट अकाउंट ये समझाएगा, एक छोटा सा जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, भाई माल था 1 लाख रुपए का, 90,000 रुपए का सेल कर दिया, कुछ माल बच गया जिसकी बची हुई क्लोजिंग थी 50,000। ये सब सेलिंग प्राइस पे ना, सेलिंग प्राइस पे, ये कॉस्ट पे, तो 40,000 रुपए कमाए हमने, 40,000 रुपए हमने कमाए, 40,000 रुपए हमने कमाए एग्जाम्पल के तौर पे। अब गोडाउन में ये माल किसके गोडाउन में रखा हुआ है? ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है? एक बार लिख दो चैट में, ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है? कंसाइनर या कंसाइनी? ये क्लोजिंग स्टॉक किसके गोडाउन में रखा हुआ है? कंसाइनर या कंसाइनी? ये क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में रखा हुआ है, कंसाइनी, बराबर है? कीर्ति सही जवाब दिया, कंसाइनी। अब मान लो कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, माल जल गए, कंसाइनी के गोडाउन में आग लग गई, माल जल गए, माल जल गए, तो आपको नहीं लगता ऐसे टाइम पे, ऐसे इंस्टेंस में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जीरो हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? और अब इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट रहेगा कि उलट इस ऑर्गेनाइजेशन को अब लॉस हो जाएगा?
इस ऑर्गेनाइजेशन को अब प्रॉफिट रहेगा कि उलट इस ऑर्गेनाइजेशन को अब लॉस हो जाएगा? डोंट यू थिंक अब इसको 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा? हाँ या ना? 10,000 रुपए का लॉस हो गया, इसको 10,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, बराबर है। अब मेरे को एक सिंपल सवाल का जवाब देना, ये जो लॉस हुआ है, क्या ये लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से हुआ है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हर बार नहीं होती उसकी वजह से हुआ है? ये लॉस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो हर बार नहीं होती उसकी वजह से हुआ है? Thus the loss is because of the normal course of business activity or other than normal course of business activity? It is not because of the normal course of business activity. It is because of other than normal course of business activity. जो business activity के विपरीत है, अलग है, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है, उसकी वजह से ये लॉस हुआ है। तो इट्स एबनॉर्मल लॉस। आपको नहीं लगता ऐसा एबनॉर्मल लॉस की वजह से अब अगर मैं डिसीजन लूंगा कि भाई गोंदिया में धंधा करूँ या नहीं करूँ, गोंदिया में तो 10,000 का लॉस है, जबकि आग नहीं लगी थी तब तक आपका धंधा अच्छा चल रहा था, जबकि आग नहीं लगी थी तब तक धंधा अच्छा चल रहा था, आप खुश थे, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो क्या लगता है गोंदिया में प्रॉफिट था या नहीं था? गोंदिया में कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट था या नहीं था? था। वो तो आग लगने की वजह से लॉस दिख रहा है। तो अननेसेसरी कंसाइनमेंट इन अकाउंट इज रिवीलिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल एक्टिविटी। अननेसेसरी कंसाइनमेंट अकाउंट इज रिवीलिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटी, यस और नो, हाँ या ना? क्या वो सही प्रॉफिट दिखा रहा है क्या? जब तक के आग नहीं लगी थी प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, बट आग लग गई तो लॉस हो गया। वो आग की वजह से लॉस जो है वो अलग से एडजस्ट होना चाहिए। वो जो आग की वजह से लॉस है ना, उसको कंसाइनमेंट में मत एडजस्ट करो। तो इसको क्या करो, जो आग लगने की वजह से लॉस है ना, जो आग लगने की वजह से लॉस है उसको कंसाइनमेंट में एडजस्ट मत करो, आप उसको नॉर्मल बिजनेस में ला लो, उसको P&L बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस में ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस में ले लो मतलब क्या करो, एक काम कर, एबनॉर्मल लॉस जो 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 50,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, 50,000 रुपए का लॉस कंसाइनमेंट से निकाल कर P&L में ट्रांसफर करो। 50, देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, 50,000 रुपए का लॉस कंसाइनमेंट से निकाल, क्योंकि कंसाइनमेंट में लॉस बुक कर रहा हो तो लॉस दिख रहा है, जबकि कंसाइनमेंट में तो प्रॉफिट हुआ है। वो लॉस एबनॉर्मल एक्टिविटी का जो लॉस है वो लॉस है बराबर, बट कंसाइनमेंट में मत रख, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होंगी, तो वो लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से निकाल और प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर। लॉस कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ होगा, लॉस कंसाइनमेंट में डेबिट हुआ, उसको हटाना है, हटाना है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दे, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट तेरा क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। एंट्री विल बी एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट किया है या कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है? मैंने देखो आप बोलोगे सर आप लॉस क्रेडिट कैसे कर रहे हो, बेटा बात समझ, ये लॉस क्रेडिट हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है? वो लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है? वो लॉस क्रेडिट नहीं है, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट किया है, और वो भी क्योंकि मेरे को लॉस ट्रांसफर करना था कंसाइनमेंट से निकालकर P&L में डालना था, कंसाइनमेंट से निकालकर कहाँ डालना था? प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि जैसे ही मैंने ये ऐसा कर दिया, मेरे को बताओ, जैसे ही मैंने एबनॉर्मल लॉस बुक कर दिया, अब आपको नहीं लगता हमारा पोजीशन रिस्टोर हो जाएगा? अब हमारे को लॉस नहीं रहेगा, वापस 40,000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगेगा, अब लगेगा हाँ चल नहीं नहीं कर सकते, यहाँ धंधा किया जा सकता है। ये भी प्रॉफिट 40,000 का P&L में चला जाएगा, 40,000 का P&L में चला जाएगा, P&L का नेट फिगर 50,000 का लॉस, 40,000 का प्रॉफिट, तो 10,000 का लॉस P&L में दिख जाएगा, नेट लॉस P&L में दिखेगा, बट वो लॉस यहाँ मत दिखाओ। वो लॉस कंसाइनमेंट में दिखाया तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है कि भाई वो कंसाइनमेंट कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, अगले साल शंकर को माल बेचूँ या नहीं बेचूँ, अगले साल यानी पिछले साल ही लॉस करा दिया था फिर लॉस करा देगा तो क्या भुराएगा, क्या भाव पुराएगा? अरे भाई पिछले साल लॉस आग लगने की वजह से हुआ था, पिछले साल लॉस आग लगने की वजह से हुआ था। तो बेसिकली अगर ये जो एंट्री है, ये एंट्री को अगर मैं ट्रांसफर एंट्री बोलूँ तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? ये एंट्री को अगर मैं ट्रांसफर एंट्री बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द एबनॉर्मल लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो दैट की कंसाइनमेंट विल रिवील actual figure, so that the consignment will reveal actual profit. I'm transferring the loss from consignment to profit and loss so that कि consignment में loss का burden ना है, abnormal activity के loss का burden consignment account पे ना है और उससे गलत information reveal ना हो। लॉस है मैं मानता हूँ, लॉस है तो धंधे का लॉस है, P&L में ले ले, कंसाइनमेंट में मत रख, ऐसा इसलिए हम एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर कर देते। ये समझा है तो थम्स अप दे दो, ये समझा है तो थम्स अप दे दो। ठीक है, अब अगर मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा होगा, होता है ना, इंश्योरेंस निकाला था,
इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस निकाला था, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देंगी या नहीं देंगी? क्या लगता है, इंश्योरेंस निकाला था, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देंगी या नहीं देंगी? जवाब दो, देंगी ना? तो अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम रिसीवर, जितने का भी क्लेम है, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी है। जैसा एग्जांपल के तौर पे 30,000 का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया, देखो 40,000 का लॉस, 40 नहीं 50,000 का लॉस था, 50,000 का लॉस था, कंपनी ने 30,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो मेरे को बताओ आपका नेट लॉस कितने का हो गया? 50 का लॉस था, 30 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका नेट लॉस कितने का हो गया? 20,000 का ना, नेट लॉस कितने का हो गया? 20,000 का। कई लोग ना ये एंट्री को मर्ज करके भी लिखते हैं, कई लोग ना ये एंट्री को मर्ज करके भी लिखते हैं। मर्ज करके कैसा, मैं यहां लिखता हूं, मर्ज करके अगर मैं ये एंट्री लिखूं तो डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 20,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000। हाँ या ना? क्या लगता है ये सही है या गलत है? अगर उन दोनों को मर्ज कर दिया तो भाई लॉस हुआ है 20,000 का, कंपनी का क्लेम लग गया 30,000 का और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 50,000 का। सही है ना ये भी? तो क्या है, कुछ बुक में उस तरीके से लिखा रहता है, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा रहता है, कंफ्यूज मत करना। वो दो सिंपल एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री, दो सिंपल एंट्री, एक कंपाउंड एंट्री, चलेगा? हाँ या ना? ओ जी यस और नो? मेजरली ये फॉलो होता है, मेजरली ये मेथड फॉलो होता है, बट क्या है समझाने के लिए वो आसान रहता है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा फिर ये समझा दिया। पक्का बच्चों को वो जल्दी समझ में आता है, उसको कंपाउंड कर दो, उसको कंपाउंड कर दो, ठीक है? ओ जी हाँ या ना? ओ जी यस और नो? अब कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा, क्या लगता है इसकी कंसाइनी क्या एंट्री पास करेगा? व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास, व्हाट एंट्री विल कंसाइनी पास? कंसाइनी का कोई लेना देना नहीं, ये नुकसान कंसाइनी का नहीं है। कंसाइनी का फायदा नुकसान तभी निर्भर करता है जब कमीशन में कुछ चीजें हैं, कमीशन की बात कर रहे हो तो हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हम बात नहीं कर रहे। कंसाइनी का एटीट्यूड सिंपल है, ठीक है? बढ़ू आगे, थोड़ा सा हेवी हो रहा है मुझे पता है, बट चलने दो, ये एक फ्लो में समझना बहुत जरूरी है। अब हो गया, अब हो गया, हाथी निकल गया पूछ बाकी वाली बात है, हाथी निकल गया पूछ बाकी है, ठीक है? ध्यान दो, हार्डली 2 या 3 ट्रांजैक्शन और बाकी है। अब हम बैलेंस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बैलेंस कर देंगे? वी आर गोइंग टू बैलेंस कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस करो। मेरे को बताओ कंसाइनमेंट से होने वाला फायदा और नुकसान किसका फायदा है? कंसाइनमेंट से होने वाला फायदा और नुकसान किसका फायदा है? जवाब दो। हुज प्रॉफिट इट इज, हुज प्रॉफिट इट इज? कंसाइनर। वो ट्रांसफर हो जाएगा कंसाइनर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दो पोजीशन हो सकती है, या तो उसको प्रॉफिट आए जो क्रेडिट बैलेंस रहता है, या तो लॉस है ना? ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहाँ बैलेंस आया तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे ना। क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, तभी बैलेंस वहाँ आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। यस और नो? तो एंट्री क्या होंगी? जवाब दो। प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या रहेंगी? प्रॉफिट आया तो खुद ही बताओ, आप ही खुद बताओ, ये प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर एंट्री, रूल नहीं लॉजिक। बोलो, मैं पढ़ा चुका हूँ, बचपन से पढ़ रहे हैं हम ये एंट्री, ऐसी एंट्रीज हमने पीएनएल अकाउंट में भर भर के पढ़ी है, आपको नहीं लगता? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। वेयर एज कंसाइनमेंट अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा इसका? डेबिट बैलेंस। लॉस है तो एंट्री क्या होंगी? लॉस है तो एंट्री क्या होंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। क्लियर है? यहां तक कर दिया हमने, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर दिया। एक अकाउंट और बचा है, दैट इज कंसाइनी अकाउंट को बैलेंस करना है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस किया तो इससे ये कंसाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस से।
अब लास्ट बैलेंसिंग कंसाइनी अकाउंट, बैलेंसिंग कंसाइनी अकाउंट तो उससे रिसीवेबल ही आता है मेजरली, जो बचा हुआ पैसा है ना, पहले कुछ पैसे भेज दिए होंगे, अब जो बचे हुए पैसे वो भेज देगा। रेमिटेंस की एंट्री हम ऊपर देख चुके हैं, पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेंगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, ये ऊपर हो चुकी है एंट्री, लास्ट में सिर्फ बैलेंस करना होता है, तो मैंने दोबारा से लिख दी यहाँ पे। और यहाँ पे जब ये बैलेंस करेगा, कंसाइनी बैलेंस करेगा, तो उसके लिए पेएबल आएगा। बेसिकली इसके बुक्स में कंसाइनर अकाउंट होता है, ये कंसाइनर अकाउंट बैलेंस करेगा, तो इसके लिए अमाउंट जो रहेगा ये पेएबल आएगा। ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझेगा जब हम एंट्रीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो और अच्छे से समझ जाएगा। तो ये एंट्री पास करेंगे, कंसाइनर को पैसा दे दिया, या तो पैसा दे दिया, कैश दे दिया, या बिल एक्सेप्ट कर लिया, जो भी है। लास्ट सेटलमेंट में मेजरली बिल एक्सेप्ट नहीं होता, लास्ट सेटलमेंट में मेजरली बिल एक्सेप्ट नहीं होता, कैश या बैंक में वो अकाउंट सेटल होता है। ये वाला अगर नहीं समझा तो डोंट वरी, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप बोलोगे सर सेटलमेंट 2 बार, अरे बेटा ये रेमिटेंस था, ये रेमिटेंस था, ये जो था ये रेमिटेंस था, ये देखो ये रेमिटेंस था और ये सेटलमेंट, दोनों में फर्क है छोटा सा, ठीक है। ओ जी हाँ या ना, पक्का श्योर। एक छोटी सी चीज और बाकी है, वो बता दूं कि छोड़ दूं बात के लिए, कभी जब आएंगी तब देखेंगे सर, बता देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि लिंक अच्छा बैठा है, बता देता हूँ। बैड डेट्स, बैड डेट्स कायदे से सेटलमेंट के पहले होता है, मैंने जानबूझ के नीचे लिख रखा है कि अलग थलग, क्योंकि बैड डेट्स में डेल क्रेडियर एंड वो सारी चीज़ें थी ना। बैड डेट्स में डेल क्रेडियर कमीशन नहीं पे किया हो सकता है, या डेल क्रेडियर कमीशन पे किया हो सकता है, ये दो चीज़ हो सकती है ना बैड डेट्स। मेरे को बताओ, अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं किया, केस ए, अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं किया, तो ये लॉस एक्सपेंस किसका है, ये लॉस ये एक्सपेंस किसका है, कंसाइनर या कंसाइनी। डेल क्रेडियर कमीशन अगर पे नहीं किया, तो ये लॉस एक्सपेंडिचर किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनी का, कंसाइनर का। तो कंसाइनर अपने बुक्स में खर्चा बुक करेगा। अच्छा, खर्चे की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स की एंट्री क्या है, जवाब दो तो, बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, बैड डेट्स की एंट्री क्या है। बैड डेट्स की एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यस और नो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ या ना, हाँ या ना। बट अगर मैं बैड डेट्स की बात करूं कंसाइनर की, तो कंसाइनर बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में डालेगा, मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट कंसाइनमेंट से होने वाले सारे फायदे और नुकसान कंसाइनमेंट में जाते हैं। और कंसाइनमेंट कंसाइनर जो है, क्या वो डेटर्स अकाउंट मेंटेन करता है क्या, कंसाइनर डेटर अकाउंट मेंटेन करता है, कि इसकी जगह उसने कंसाइनी से लेना है देना है बोला था, उसने एक एक डेटर का नाम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था। देखो सेल करते वक्त, जब माल बेचा गया था तो माल बेचते वक्त, माल बेचते वक्त उसने क्या एक एक कस्टमर के नाम लिखे थे, कि सिर्फ कंसाइनी का नाम लिखा था, उसने एक एक कस्टमर के नाम नहीं लिखे थे, उसने सिर्फ कंसाइनी का नाम लिखा था। तो ये कंसाइनी के नाम से लिख देगा, किसके नाम से लिख देगा वो, कंसाइनी के नाम से कैसा लिख देगा, यानी यहाँ पे क्या एंट्री होंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये जी हाँ या ना। ये क्या एंट्री पास करेगा बैड डेट्स की, नो डेल क्रेडियर कमीशन, ये क्या एंट्री पास करेगा बैड डेट्स की, क्या लगता है आपको, नो एंट्री, नो एंट्री। अगर आपने नो एंट्री बोला तो आप गलत हो, आप नो एंट्री बोलते हो तो आप गलत हो, क्यों गलत हो, क्योंकि बेटा बात समझो, इसने डेटर्स अकाउंट डेबिट किया था, इसने डेटर्स अकाउंट डेबिट किया था, इसने अपने बुक्स में लिखा है कि डेटर से पैसे लेना है और कंसाइनर को पैसे देना है। अब डेटर ने अगर पैसे नहीं दिए, तो वो लेगा नहीं और देगा नहीं, बेसिकली जो सेल की एंट्री इसने रिकॉर्ड की थी इसको रिवर्स कर देगा, क्योंकि इसके बुक्स में दिख रहा है डेटर से लेना है कंसाइनर को देना है, डेटर ने मना कर दिया, डेटर अब पैसे देगा नहीं, तो क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा, क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा, क्या लगता है, अगर नुकसान हो गया है तो क्या ये डेटर का अकाउंट बुक्स में कंटिन्यू करेगा कि खत्म कर देगा, नुकसान हो गया है तो ये डेटर का अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेगा, खत्म कर देगा, नुकसान हो गया है तो ये डेटर का अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेगा, खत्म कर देगा, फिनिश ऑफ द डेटर्स अकाउंट, फिनिश ऑफ द डेटर्स अकाउंट मतलब डेटर्स का अकाउंट डेबिट है, खत्म करेगा तो क्रेडिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, और पैसा आप कंसाइनर को पेएबल नहीं है तो कंसाइनर का भी बैलेंस खत्म कर दो। बेसिकली जो सेल की एंट्री थी उसको रिवर्स कर दिया, सेल की एंट्री थी ना ये,
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अब उससे पैसा नहीं आने वाला है तो ये एंट्री रिवर्स कर दो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये तो डेटर का अकाउंट मेंटेन करेगा ना, ये तो डेटर का अकाउंट मेंटेन करेगा, इसका नुकसान नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो ये भाई साहब का नुकसान नहीं है। डेल क्रेडियर कमीशन रहता तो ये भाई साहब का नुकसान रहता, बट यहाँ डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है तो ये भाई साहब का नुकसान नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं है, इसका नुकसान नहीं है। अगर डेल क्रेडियर कमीशन दिया, दूसरा जैसा लगे लगे, डेल क्रेडियर कमीशन दिया तो आपको नहीं लगता अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे किया हुआ है तो कंसाइनी क्या बोलेगा? कंसाइनी बोलेगा मेरा नुकसान है, ये कंसाइनर का नुकसान नहीं है, कंसाइनी बोलेगा मेरा नुकसान है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर्स क्रेडिट होंगे क्योंकि अब वो पैसा दे नहीं रहे, उनका अकाउंट कंटिन्यू करके कोई फायदा नहीं है। डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होंगे, बट बैड डेट ये खुद खर्चा बुक करेगा। खर्चा कौन बुक करेगा? आप कंसाइनी। पैसे डूबे तब उसका नुकसान। और कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनर क्या बोलेगा? नो एंट्री एज द लॉस ऑफ बैड डेट्स टू बी बोर्न बाय कंसाइनी, इट्स नॉट आवर लॉस। हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो अभी हमारा लॉस नहीं है। अगर हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया, बेटा समझो ये इंपॉर्टेंट, अब जैसा हमने डेल क्रेडियर कमीशन दे दिया तो ये नुकसान नुकसान हमारा नुकसान नहीं, जो नुकसान है वो हमारा नुकसान, कंसाइनर का नुकसान नहीं है, वो कंसाइनी देखते बैठेंगे, है ना। लगाम लगाने के लिए अच्छा है कि भाई तू ऐसे कस्टमर्स को मत बेच जो पैसा नहीं ला कर देंगे, नहीं तो पता चला कमीशन के लालच में उसने नालायक लोगों को पे भी माल बेच के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई होप आपको समझ में आया। दिस इज ऑल एडजस्टमेंट, ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू कंसाइनर एंड कंसाइनी मेजर, बट लॉजिक समझ में आया तो हम उससे एंट्रीज आगे नई एंट्रीज कभी आती है तो बना भी पाएंगे। ठीक है, just take the screenshot. Those who want to take the screenshot they can do that. Those who want to take the screenshot, come on, do the honors, do the honors. तीन एंट्रीज है। अच्छा, इसके अंदर में अभी लिख के मत रखना क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्रीज के नीचे में कुछ जगह छोड़नी है, अभी मैंने वो जगह हाइड कर दी, बाद में बताऊंगा वो क्यों जगह छोड़नी थी। अभी के लिए सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक फाइनल स्क्रीनशॉट लगे ही बाद में भी मैं आपको दिलवा दूंगा। 4 से लेके 7 तक के एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जानबूझ के 5th से लेके 8 तक दिखा रहा हूँ क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट पूरा इसी फ्रेम के अंदर में, एबनॉर्मल लॉस का जितना भी वर्किंग नोट है वो इसी फ्रेम के अंदर में, तो ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एबनॉर्मल लॉस एक जगह समझ में आ जाए पूरा क्या करना था। डन। लास्ट 9 से लेके नीचे तक का, 9 से लेके 11 तक, 11 का थोड़ा सा पार्ट बाकी है वो भी दिखा देता हूँ, पर अभी का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और ये जो लास्ट 11th का जो इतना सा पोर्शन बाकी है वो ले लो। हाँ, वैसे 9 से लेके 11 तक का ऐसा भी ले सकते थे आप स्क्रीनशॉट, या पॉज करके जैसा भी आप लिखना चाहो। डन, जमता है। So this was all about your introduction and journal entries of consignor. From the next lecture, we'll start the practical problems, entries, question वगैरह solve करेंगे हम अगले lecture से। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक बार चैट में नो डाउट करके लिख दो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप पूछ सकते हो, अदरवाइज चैट में नो डाउट लिख दो, नो डाउट नो डाउट। एक बार ये एंट्रीज रिवाइज कर लेना नेक्स्ट लेक्चर से पहले ताकि आपको पता रहे, क्या मैं बाद में लॉजिक्स पे हम थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं ना, प्रैक्टिकल एंट्रीज, फिर एंट्री ये है पास करो आगे बढ़ो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है उस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। लाइव वाले रुकना 1 मिनट, बात करना है। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।